क्वेश्चन नंबर देखिए 34 है, बाल्टिक देशों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है। बाल्टिक देश हमने आपको बताया था, बाल्टिक देश जो है ये आपके ये बाल्टिक सागर है, ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सी। और बाल्टिक सी के उत्तर से दक्षिण का क्रम ये 3 देश बनते हैं। तो हमने एक कोड भी बताया था आपको, ई लाली, उत्तर से दक्षिण का क्रम। ई से क्या है? एस्टोनिया, एल से है लाटविया और ली से है लिथुआनिया। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम अगर हम देखेंगे तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है आपसे पूछ रहा है, तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस कोड से आप इसे इलाली के नाम से याद कर सकते हैं। ई से एस्टोनिया, एल ए से लाटविया और एल आई से लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये तीनों जो है वो बाल्टिक सागर के तटीय क्षेत्र में है। इसलिए जो है आपके ये रूस का ही भाग था, रशिया का ही हिस्सा था, लेकिन रूस से स्वतंत्र होकर के नए देश बने एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ग्रेट ब्रिटेन में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए थ्योरी में हमने आपको बताया था कि जैसे नाम लिया जाता है इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, और यूनाइटेड किंगडम, तीन चीजों का फर्क हमने बताया था। हमने आपको बताया था कि ये जो द्वीप है, ये द्वीप, ये ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप है। ये द्वीप कुछ ऐसा है, ये है वेल्स, ये है इंग्लैंड और ये ऊपर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इस पूरे द्वीप का नाम है ग्रेट ब्रिटेन। ये ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप है। तो ग्रेट ब्रिटेन में ये 3 देश सम्मिलित होते हैं, 3 स्थान आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और इसी के जस्ट बगल में ये है आपके आयरलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड प्लस विश्व के समस्त द्वीपों को अगर हम मिला लें तो ये क्या हो जाता है? तब यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप का नाम है जो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड से मिलकर के बना है, और उसमें आयरलैंड अगर सम्मिलित कर लें तो वो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड भी आ गया, प्लस विश्व में जितने भी द्वीप हैं जो इन देशों के अधिकार क्षेत्र में हैं वो सब जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। तो जैसे कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन में कौन शामिल नहीं है, तो हमें पता है कि स्कॉटलैंड ऊपर, ये वेल्स है और इंग्लैंड। तो स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड है, आयरलैंड शामिल नहीं है। आयरलैंड अगर शामिल हो जाता है तो वही यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका इसका होगा। तो ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, देखिए सुमेलित कीजिए। अब यहां पर देखिए देश दिए हुए हैं और इधर जो है इनकी विशेषताएं दी हुई हैं कि किस देश को किस नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए यहां पे जैसे नॉर्वे, हम लोग जानते हैं कि नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। फिनलैंड, फिनलैंड हजारों झीलों का देश कहा जाता है। तो हजारों झीलों का देश क्यों कहा जाता है? हजारों झील, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, क्योंकि हजारों झीलों का एक प्रदेश है, लेक रीजन, झील प्रदेश, तो इसलिए उसको हजारों झीलों का देश कहा जाता है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। और इटली को मार्बल का शहर या मार्बल सिटी के नाम से या संगमरमर का देश कहते हैं। तो इसी को देख लीजिए, A4 से मैच कर रहा है, A4 से मैच कर रहा है। बी जो है 1 से, B1 से, A4 B1, फिर यही दोनों हो गया, ये दोनों ऑप्शन हट गए, A4 B1, फिर C3 D2, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो C3 D2 जो है आपके ये ऑप्शन हो गया। तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य, फिनलैंड हजारों झीलों का देश, जापान उगते हुए सूर्य का देश, इटली संगमरमर का देश। इस तरह से देख सकते। नेक्स्ट है देखिए, विक्टोरिया झील, कैस्पियन झील, सुपीरियर झील, पुलिकट झील।
तो ये आपके कौन कौन सी झीलें हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसको अगर हम लोग देख लें तो जैसे सुपीरियर हमने आपको बताया, तो सुपीरियर ये यूएसए की झील है ना। विक्टोरिया ये है आपके अफ्रीका की झील जो कि कही जा रही है। कैस्पियन सागर आपके ये है, और पुलिकट जो है वो केरल के तटीय क्षेत्र में जो है आपके भारत में अगर आप देखें तो पुलिकट ये तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है, पूर्वी तट पर। अब इन चारों की क्या विशेषता है, जैसे इसकी तो विशेषता है हमने आपको बताया था उत्तरी भागों में पाई जाने वाली समस्त झीलें ये प्लिस्टोसीन काल की हैं, जो कि हिमानीकृत झीलें ग्लेशिएटेड लेक्स कहलाती थी, क्योंकि जब पहले हिम युग था, आइस एज था, तो पूरी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध हिम से ढका था। हिम के पिघलने से जितने गड्ढे वाले भाग थे वहां पे पानी चला गया, तो सुपीरियर झील उसी का उदाहरण है। तो ये आपके इसका उदाहरण बनती है। ये जो है आपको हमने बताया था कि ये भ्रंश है पूरी, जिसमें नील नदी बह रही है, भ्रंश है। दरार है क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका और जो है आपके सोमालिया प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही हैं, यहाँ पे दरार है, तो भ्रंश की वजह से ये झील बन रही है, इसलिए भ्रंश झील है ये, या फिर आप कह सकते हैं ये जो है आपके लेक है। कैस्पियन झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील, बिगेस्ट लेक है जो कि पाई जाती है। और पुलिकट झील की विशेषता क्या है, पुलिकट जैसे आपकी झील है, तो ये झील जो आपकी होती है, इसको अगर आप देखें तो ये मेनली जो है आपके पाई जाती है जो कि तटीय क्षेत्र में स्थित है, और इसे लगून लेक या अनूप झील कहा जाता है। अब इसी को देख लीजिए ये क्या बोला गया है इसमें। तो विक्टोरिया झील जैसे भी हम लोग देखा तो ये भ्रंश झील है, अभी जैसे डिफाइन किया हम लोग ने। कैस्पियन सागर ये है लवणता वाली झील, विश्व की सबसे बड़ी। फिर सुपीरियर झील प्लिस्टोसीन काल में ग्लेशिएटेड लेक्स जो अभी हमने बताया आपको, और पुलिकट झील अनूप झील है, लगून लेक। इसको अगर आप कंपेयर करें तो A2B1C3D4, A2B1C3D4, A2B1C3D4 ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसलिए इसका आंसर क्या है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 38 है, लवणता का घटता क्रम है। मतलब आपको ये देखना है कि लवणता का घटता क्रम क्या है, या कहां पर लवणता ज्यादा पाई जाती है। ज्यादा से कम की तरफ हम लोगों को चलना है, तो ज्यादा से कम की तरफ का जो आपके ये है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो क्या क्या दिया है, फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर। तो इसमें अगर हम देखें तो लाल सागर जो है, रेड सी, इसकी लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है, 40 से 41 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जो है आपकी इसकी लवणता है। फिर इसके बाद आएगा फारस की खाड़ी जो 39 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता होती है। फिर आएगा जो है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, जिसकी लवणता जो है आपकी 38 ग्राम तक होती है लगभग, जो पाई जाती है। और कैस्पियन सागर की 36 से 37 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है, तो ये सबसे कम कैस्पियन सागर की है। तो लाल सागर पहला, फारस की खाड़ी दूसरा, तीसरा जो है भूमध्य सागर, और चौथा जो है वो आपकी कैस्पियन सागर। तो इसमें देख लीजिए लाल सागर पहला, फारस की खाड़ी दूसरा, भूमध्य सागर, सी वाला आंसर हो जाएगा 38C। तो 38C के अकॉर्डिंग जो है आपकी लवणता, क्योंकि लगभग लवणता 40 से 41 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लाल सागर में, उसी तरह से 38-39 ग्राम लगभग जो है आपकी फारस की खाड़ी में होती है, 38 ग्राम प्रति 1000 ग्राम भूमध्य सागर के आसपास की है, और 36 से 37 है कैस्पियन सागर की। तो इसलिए घटते क्रम में अगर आप देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 39 है, देखिए डोल्ड्रम हमने आपको जो है आपके एक तरह से अभी और विस्तृत रूप से आप पढ़ेंगे। विषुवत रेखीय क्षेत्र इक्वेटोरियल रीजन हमने आपको बताया था, इक्वेटोरियल रीजन जो कि 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य होता है। तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि आपके एक तरह से ये कहा जाए कि जहां पर दिन भर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, खूब वाष्पीकरण होता है, खूब जो है आपके भाप उठती है, और शाम होते होते एकदम निम्न दाब बन जाता है, शांति हो जाती है, लो प्रेशर रीजन जनरेट हो जाता है।
और जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र से तेज हवाएं आती हैं और रोज तूफानी बारिश होती है। तो ये जो है, तो डोल्ड्रम मतलब शांत मेखला। तो शांत मेखला किससे संबंधित है? विषुवत रेखा से। तो शांत मेखला या साइलेंट बेल्ट जिसको कहा जाता है, तो यही है डोल्ड्रम। डोल्ड्रम का अभिप्राय ये है आपका शांत मेखला। अश्व अक्षांश अभी आप पढ़ेंगे इसको, ये आपके क्योंकि मुख्यतः जो है आपके ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक होगा वायुमंडल, क्योंकि वायुमंडल से संबंधित है, तो उस टाइम आपको ये क्लियर हो जाएगा। अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। क्यों कहते हैं उसी में आप समझेंगे। व्यापारिक पवन, पुरवैया पवनों को कहा जाता है। व्यापारिक पवन ट्रेड विंड्स के नाम से जानी जाती है पुरवैया पवनें। और गरजती चालीसा पछुआ पवन होती है जो दक्षिण गोलार्ध में चलती है। तो गरजती चालीसा है, जो है प्रचंड पचासा है, और क्या कहते हैं आपके चीखती साठा है। तो ये सब जो है आपकी पवनें होती हैं जो कि पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं। तो A2 B1 ये अभी आपके टॉपिक आया नहीं है, ये टेस्ट में आ गया है, लेकिन आपका जो है टॉपिक अभी पवनों का जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही आप ये सारी पवनें पढ़ेंगे। तो A2 B1 A2 B1 C4 D3 A2 B1 C4 D3 ये है A वाला। तो इसलिए 39 का जो है आपके A आंसर हो जाएगा। 40 देखिए, अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण हिंद महासागर में। अगुलहास जल धारा कहाँ चलती है? यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये जो जल का भाग है ये आपके सोमालिया जल धारा, जो आप सोमालिया से होकर के जो जल का भाग आता है, ये मेडागास्कर द्वीप होने के कारण दो भाग में बढ़ जाता है। एक भाग इधर चला जाता है, एक भाग इधर से आता है घूम करके। जो मेडागास्कर के पूर्व से आ रहा है इसे मेडागास्कर जलधारा कहते हैं। जो मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से जाता है उसको मोजम्बिक देश के तटीय क्षेत्र में मोजम्बिक जलधारा कहा जाता था। दोनों मिलकर के ये आते थे यहां से फिर ये लौटते थे। ये जो आपका स्थान है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु केप अगुलहास। केप अगुलहास दक्षिणतम स्थान है। तो केप अगुलहास में जो है आपके आकर के तब ये जल का भाग यहां से जाता था। तो ये जो अगुलहास जलधारा है ये अगुलहास जलधारा कहलाती है। अब यही पूछ रहा है कि अगुलहास जलधारा कहाँ चलती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो ये हिंद महासागर में आपके पाई जाएगी। तो इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि अगुलहास कहाँ पे है तो अगुलहास केप अगुलहास पे चलती है। केप अगुलहास क्या है? अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु। तो अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु को केप अगुलहास कहते हैं। तो ये केप अगुलहास के नाम से जानी जाती है। तो हिंद महासागर में ये चलती है। नेक्स्ट है आंतरिक सागर है, इंटरनल सी। आंतरिक सागर क्या होता है? जो खुले महासागर को टच ना करे, स्थल के भीतर हो, उस तरह के सागर की बात हो रही है। सफेद सागर, तो सफेद सागर ये है जो कि किसमें खुला है? आपके आर्कटिक महासागर में। काला सागर है, काला सागर अंदर है, यही अंदर सागर है जो कि स्थल में है। पीला सागर, पीला सागर आपके ये जो है आपके चीन के पूर्वी भाग में जो प्रशांत महासागर में खुला है। लाल सागर भी आप ये देख रहे हैं, ये है पूरा लाल सागर का भाग जो खुला है आपके हिंद महासागर में। तो पीला सागर, सफेद सागर खुला है आपके आर्कटिक महासागर में, पीला सागर प्रशांत महासागर में, लाल सागर हिंद महासागर में। सिर्फ काला सागर ऐसा है जो कि स्थलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो इसलिए काला सागर आंतरिक सागर है। तो आंतरिक सागर ही पूछ रहा था कि वो सागर जो कि आंतरिक भागों में मौजूद है। तो ये आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा? काला सागर। तो काला सागर जो है आपके ये आंसर है। नेक्स्ट है 42, महासागरीय कंदराओं की संख्या है। महासागरीय कंदराएं क्या थी? तटीय क्षेत्र से आने वाला जल का भाग जो तट पर गहराई से अंदर काटता हुआ जाता है और गहरे गहरे गड्ढे बना देता है। किसमें? जो आपके प्रायद्वीपी जो है एक तरह से कहा जाए कि ढाल होती है, प्रायद्वीपी ढाल या महाद्वीपी ढाल या फिर महाद्वीपी जलमग्न तट का भाग, उसी में नदियां जो आती हैं वो गहरे गहरे जो है आपकी खाई बना देती हैं, गड्ढे बना देती हैं। तो ये गड्ढे या ये खाई जो आपकी होती है, इसको अगर हम देखें तो ये जितनी भी आपकी कैनियंस हैं उनकी संख्या अगर हम लोग देखें तो लगभग 102 जो है आपकी संख्याएं पता है।
तो इसी की संख्या पूछ रहा है कि कैनियंस की संख्या कितनी है, महासागरीय कंदराओं की संख्या कितनी है, 102। तो 102 जो है आपके ये संख्या हो जाती है जो इसकी पाई जाती है, तो इसलिए सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए, कम से अधिक ढाल की ओर बढ़ता क्रम है। तो ये बढ़ते क्रम के रूप में आपको जानना है कि इसका बढ़ता क्रम क्या है। तो क्या क्या दिया हुआ है, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय जलमग्न तट, महासागरीय मैदान, गर्त। महासागरों के बारे में आपने पढ़ा था कि महासागर की स्थिति क्या होती है कि ऊपर के क्षेत्र से अगर हम देखें तो पहले महाद्वीपीय ढाल होती है, जलमग्न तट होता है, ढाल होती है, फिर मैदान होता है, फिर जो है आपकी गर्तें होती हैं। तो गर्त खड़ी होती है, सबसे ज्यादा ढाल इसकी है, सबसे ज्यादा ढाल इसकी है। फिर इसकी होती है महाद्वीपीय ढाल की, फिर उससे कम होती है महाद्वीपीय जलमग्न तट की, और फिर महासागरीय जो है आपके मैदान की। तो इसलिए कम से अधिक की ओर जब चलना है तो महासागरीय मैदान पहले नंबर पे आ जाएगा, ओशनिक फ्लोर। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, महाद्वीपीय जलमग्न तट आ जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, महाद्वीपीय ढाल आ जाएगा, जिसकी ढाल भी होती है, और इसकी क्योंकि खड़ी ढाल होती है तो सबसे ज्यादा ढाल इसकी है। तो सबसे लास्ट में गर्त आएगी। तो अब इसमें ऑप्शन देख लें, पहला है महासागरीय मैदान, फर्स्ट में महासागरीय मैदान, ये डी वाला ही होगा क्योंकि पहले महासागरीय मैदान से ही शुरू हुआ है। फिर महाद्वीपीय जलमग्न तट सेकंड पार्ट है, फिर महाद्वीपीय ढाल आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में गर्त हो जाएगा। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, डी वाला। तो कम से अधिक ढाल की ओर चलना है तो सबसे कम ढाल कहां होती है, ओशनिक फ्लोर पर, जो फ्लोर वाला एरिया होता है वो सबसे कम ढाल वाला। उसके बाद उससे कम ढाल 1 से 3 डिग्री, ये आपके जलमग्न तट की। तो जो जलमग्न तट होता है इसकी 1 से 3 डिग्री होती है, और ये मोर देन 5 डिग्री की होती है आपकी महाद्वीपीय जलमग्न। और इसकी क्योंकि खड़ी ढाल होती है तो कहीं पर जो है 70 डिग्री भी हो सकती है, 85 डिग्री भी हो सकती है। सबसे ज्यादा ढाल जो है आपके गर्त की होगी। दूसरी ढाल के आधार पे कहा था, तो डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, महासागरों में स्थित भाग क्षेत्रफल के घटते क्रम में क्या है। इसी क्वेश्चन का इलाबोरेट फॉर्म जो है आप ये कह सकते हैं, ये है तो अब यहां पे जैसे आप देखेंगे जो परसेंटेज में अगर हम लोग देखें तो परसेंटेज में जो है तो लगभग हम लोग ने पढ़ा था एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है परसेंट, तो लगभग 75% के आसपास ये था, 75% के आसपास अप्रोक्सीमेट ये था। 7% लगभग जो थी आपके जो है गर्तें थी, पूरे जो है आपके ओशन का 7% ये थी। शायद 8.9% क्या ये था, और 8.6 या 8.7% ये था। इससे कम थी, जलमग्न तट से ये कम थी। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ कौन हो जाएगा, पहले स्थान पे आ जाएगा महासागरीय मैदान, दूसरे फिर महाद्वीपीय जलमग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर महाद्वीपीय ढाल, और फिर सबसे कम पे कौन आएगा, गर्त आ जाएगी। तो इसका भी जो क्रम है वो हो जाएगा स्थित क्षेत्रफल घटते क्रम में है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में है। तो क्षेत्रफल के घटते क्रम में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा 75% जैसे हमने आपके बताया महासागरीय मैदान, 8.9% लगभग शायद ये है, और 8.7% है क्या ये, और 7% लगभग ये है, कुछ इसी तरह का है। तो इससे ये कम है, इसका परसेंट में थोड़ा सा डाउट है, कि जो परसेंट है देख लीजिएगा उसमें 75% ये तो क्लियर है, 75 पॉइंट समथिंग परसेंट ये था, और 7% ये है। तो ये सही क्रम जो है आपके डी वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये है, फिर महाद्वीपीय जलमग्न तट, फिर महाद्वीपीय ढाल है, तब जाके गर्त। तो इसी क्रम में आपके ये है।
नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी प्रवाल जो समुद्र के मध्य पाए जाते हैं तथा जिन पर वनस्पतियां विकसित हैं उन्हें कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि जो आपके महासागर होते हैं, खासतौर से हमने अटलांटिक महासागर में आपको बताया था। अटलांटिक महासागर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपके यहाँ पर मिलती हैं। बहुत जगह ऐसी होती है क्योंकि महासागर के अंदर पर्वत होते हैं, पर्वत ऊपर तक चले आते हैं कभी कभी, तो महासागरी कटक इनको कहा जाता है। ये कटक बहुत ऊपर तक चले आते हैं, समुद्री जल से बहुत, और यहाँ सी वीड्स, समुद्री घासें जिनको कहा जाता है, खूब होती हैं। क्यों? क्योंकि ऊपरी भागों में समुद्री लवणता होती है, समुद्री लवणता के कारण समुद्र में उगने वाली घासें जो हैं आपके विकसित होती हैं, तो आपके घासें विकसित हो जाती हैं। और वही हुआ है यहां पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ग्रीनलैंड के नीचे यहां पे अगर आप देखें तो यहां जो एस आकार की कटक है ये काफी ऊंची है और जल के नजदीक है, जिसकी वजह से लवणता यहां बहुत ज्यादा है, और लवणता ज्यादा होने की वजह से सारगैसम नामक घासें बहुत ज्यादा मात्रा में स्थित हैं। तो सारगैसम नामक घासें हैं और जिसकी वजह से इस पूरे सागर का नाम क्या है? सारगैसो सागर। तो सारगैसो सागर बहुत पूछा जाता है कि कहां स्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और ये क्या है? ये वनस्पतियां। तो जब समुद्र में इस तरह की वनस्पतियां हो जाती हैं तो इन्हीं को नाम क्या दिया गया था? एटॉल का। तो इन्हीं वनस्पतियों को एटॉल कहा जाता है। जो समुद्र में सी वीड्स होती हैं उनको एटॉल कहते हैं। तो यही पूछ रहा है आपके, ऐसे प्रवाल जो समुद्र के मध्य में पाए जाते हैं जिन पर वनस्पतियां विकसित होती हैं, वनस्पतियां जो विकसित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, एटॉल इसको कहा जाता है। एटॉल के नाम से इसको जानते हैं। आइए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। जलमग्न तट का सर्वाधिक विस्तार कहां मिलता है? अब देखिए सबसे ज्यादा विस्तार कहां पे है, तो हमने आपको बताया था कि चाहे वो जलमग्न तट हो, महाद्वीपीय जलमग्न तट या महाद्वीपीय ढाल, दोनों का विस्तार सबसे ज्यादा पहले नंबर पे कहां होता है? अटलांटिक महासागर में। ये क्योंकि काफी चौड़े होते हैं। विस्तार के क्षेत्रफल में ये काफी चौड़े हैं आपके पूरे अटलांटिक महासागर में, तो अटलांटिक महासागर में ज्यादा है। जबकि महासागरीय मैदान का सबसे ज्यादा विस्तार कहां होता है? प्रशांत में। तो अगर क्रम देखेंगे तो जो अटलांटिक महासागर है वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे प्रशांत महासागर है, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर आता है और चौथे नंबर पे आर्कटिक महासागर आता है। और इसी में ये पूछ रहा है कि जलमग्न तट का सर्वाधिक विस्तार, चाहे जलमग्न तट कहे चाहे महाद्वीपीय ढाल कहे, महाद्वीपीय ढाल दोनों का ही यही क्रम है। तो पहले स्थान पे अटलांटिक, दूसरे पे प्रशांत, तीसरे पे जो है आपके एक तरह से हिंद महासागर और चौथे पे आर्कटिक महासागर। तो इसलिए हिंद महासागर हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं, इसलिए सी वाला इसका आंसर होगा। तो ये सी जो है आपके आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर देखिए द्वीप दिए हुए हैं, और ये द्वीप जो दिए हुए हैं इनको जो है आपको महासागरों के हिसाब से लगाना है कि महासागर जो है आपके कौन कौन से किस महासागर में क्या है। तो पहला कह रहा है अजोर द्वीप। तो अजोर द्वीप को देखें, ये है आपका अजोर द्वीप जो अटलांटिक महासागर में है। ये है अब देखिए 47 अजोर द्वीप। अजोर द्वीप आपका ये है, ये वाला जो पार्ट है वो आपके अटलांटिक महासागर में। फिर अगर आप देखेंगे तो नोवा ज़ेमलिया, नोवा ज़ेमलिया जो है वो आपका नोवा ज़ेमलिया, ये वाला आपका द्वीप है आर्कटिक महासागर में, नोवा ज़ेमलिया। फिर इसके बाद है आपका क्रिसमस द्वीप और मार्शल गिलबर्ट। क्रिसमस द्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र में हिंद महासागर में है, यहाँ पर है।
और मार्शल गिलबर्ट जो है वो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर में स्थित ये है। तो अजोर जो है अटलांटिक में है, नोवा जेमेलिया ये है आपके आर्कटिक महासागर में, क्रिसमस है हिंद महासागर में, और मार्शल गिलबर्ट जो है वो आपके है इस प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। अब इसी को देखिए, इसको देख लें, अजोर अंध महासागर अटलांटिक ओशन, नोवा जेमेलिया आर्कटिक महासागर, क्रिसमस हिंद महासागर, और मार्शल गिलबर्ट ये है आपका प्रशांत। तो A3B4 A3B4 C2D1 A3B4 C2D1 डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन है जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन से महाद्वीप की सीमा 3 महासागरों को स्पर्श करती है? तो अब ये देखिए, ये क्या है, ये थोड़ा सा बस दिमाग वाला है और पोजीशन क्लियर होना चाहिए। ये तो कौन से महाद्वीप की सीमा 3 महासागरों को स्पर्श करती है? तो महाद्वीप की बात अगर हम करें तो देखिए, जैसे पहले कह रहा है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ये है पूरा, नॉर्थ अमेरिका का ये हिस्सा आर्कटिक महासागर, इधर की तरफ प्रशांत महासागर, इधर की तरफ अटलांटिक महासागर। तो 3 महासागरों को स्पर्श कर रही है, इसका मतलब ये पहला तो कर रहा है, ठीक है ना, इधर आर्कटिक महासागर, इधर प्रशांत, इधर अटलांटिक। फिर दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का पार्ट ये हुआ, इसके इधर की तरफ क्या है प्रशांत, इस तरफ क्या है हिंद, ये अटलांटिक। बस 2 ही महासागर को स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कर रहा है, दक्षिण अमेरिका नहीं कर रहा है। अफ्रीका की बात अगर आएगी तो अफ्रीका ये है पूरा, अफ्रीका के पश्चिम में है अटलांटिक महासागर, पूर्व में है आपके इंडियन ओशन, साउथ में भी इंडियन ओशन, और उत्तर में भूमध्य सागर है, लेकिन ये महासागर नहीं है। तो महासागर सिर्फ 2 ही है, तो इसलिए अफ्रीका भी नहीं है जो कि इसको टच करें। फिर है एशिया, ये पूरा है एशिया का पार्ट, ये एशिया है। एशिया को ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर, पूर्व की तरफ प्रशांत महासागर और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर, ये 3 महासागर टच कर रहे हैं। तो 3 महासागर एशिया को भी टच कर रहे हैं। तो एक उत्तरी अमेरिका और एक एशिया, 2 ही ऐसे महा जो है आपके द्वीप हैं जिसको 3 महासागर स्पर्श कर रहे हैं। और यही पूछा था 3 महासागर को स्पर्श करने वाले, तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट एवं फोर्थ सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऐसे महासागर अन्य 3 महासागरों से जुड़े हैं? तो कौन से ऐसे महासागर हैं? पहले हम आते हैं प्रशांत को देखते हैं। प्रशांत ये है पूरा, ये है पूरा प्रशांत। तो प्रशांत अन्य 3 महासागरों से जुड़े। कौन से महासागर ऐसा है जो अन्य 3 से जुड़े? तो प्रशांत को देखें पहले, प्रशांत इधर हिंद महासागर से जुड़ा है, ठीक है। प्रशांत इधर अटलांटिक महासागर जुड़ा, ये भी ठीक है। और प्रशांत यहां पे जो है इस रीजन में ये जो जुड़ा है, ये आर्कटिक महासागर से जुड़ा है। तो प्रशांत एक तरह से अगर आप देखें तो 3 महासागरों से जुड़ा है। तो एक तो प्रशांत हो गया। अटलांटिक देखें, अटलांटिक जो है आपके ये पूरा अटलांटिक ओशन का पार्ट है, ये और ये पूरा। तो अटलांटिक ओशन इधर की तरफ प्रशांत से जुड़ा है, ठीक है, इधर की तरफ हिंद महासागर से जुड़ा है और ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर से जुड़ा है। तो ये अंध महासागर भी जोड़ रहा है, ये भी जोड़ रहा है। अब आ जाइए आर्कटिक, आर्कटिक महासागर ये है, ये पूरा।
आर्कटिक महासागर जो जुड़ा है वो सिर्फ प्रशांत से जुड़ा है बस, और इस आर्कटिक का संबंध हिंद महासागर से नहीं है, और बाकी आर्कटिक का संबंध अटलांटिक से है। तो अटलांटिक और प्रशांत को तो टच कर रहा है, लेकिन इस इंडियन ओशन को टच नहीं कर रहा है आर्कटिक, इसलिए आर्कटिक नहीं होगा। और उसी वजह से हिंद भी नहीं होगा। हिंद महासागर इधर अटलांटिक को कर रहा है, इधर प्रशांत को कर रहा है, लेकिन आर्कटिक को नहीं कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए हिंद भी नहीं होगा। तो इसलिए दो ही महासागर ऐसे हैं, पहला और दूसरा, जो अन्य तीन महासागरों को स्पर्श कर रहे हैं। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड, दैट इज 49 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ये सब चीजें ऐसी है कि अगर आपका मैप क्लियर है तो आसानी से बहुत इजीली आप क्वेश्चन को निकालेंगे, और मैप अगर नहीं क्लियर होता तो प्रॉब्लम बस यही आती है इसमें कि कैसे जो है हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि ये रटने वाली चीजें नहीं है, ये आईक्यू वाली चीजें हैं। आपको फौरन मैप दिमाग में रखना पड़ेगा कि प्रशांत महासागर किससे किससे जुड़ रहा है, अटलांटिक से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, हिंद से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, आर्कटिक से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो ये आपको माइंड में, जब तक वर्ल्ड का मैप नहीं होगा तब तक आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सी जलसंधि सुषमा द्वीप को कोरिया से अलग करती है? यहां पे जैसे हमने आपको बताया था, ये कोरिया का हिस्सा है, के बीच में सुषमा द्वीप है, फिर है जापान। तो ये कोरिया है, ये जापान है, और ये सुषमा है। ये तो यहां पर जो जलसंधि है, ये जो जलसंधि है ये कोरिया जलसंधि कहलाती है। ये कोरिया जलसंधि, कोरिया जलसंधि कोरिया को सुषमा द्वीप से अलग कर रही है, और ये जो जलसंधि है ये है सुषमा जलसंधि। सुषमा जलसंधि सुषमा द्वीप को जापान से अलग कर रही है। तो कोरिया और जापान के बीच में है सुषमा, तो सुषमा और कोरिया को अलग करने वाली जलसंधि कोरिया जलसंधि कहलाती है। जापान और सुषमा को अलग करने वाली जलसंधि सुषमा जलसंधि कहलाती है। यही पूछ रहा है, कौन सी जलसंधि सुषमा द्वीप को कोरिया से अलग कर रही है? सुषमा द्वीप को कोरिया से अलग कर रही, तो ये कोरिया जलसंधि आंसर हो जाएगा, इसलिए सी वाला इसका आंसर होगा। तो सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड के मध्य पाई जाने वाली जलसंधि जो इन दोनों को अलग करती है किस नाम से जानी जाती है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड, ये ग्रीनलैंड है और ये है आइसलैंड, इनके बीच पाई जाने वाली जो है जलसंधि किसको जो है अलग करती है? देखिए, कुछ जलसंधियां आपने डायरेक्ट पढ़ी हुई थी कि कौन सी जलसंधि यहां पर होती है जो इसको अलग करेगी, या फिर जो है आपके इसको सेपरेट करती है या मिलाती है। तो ये चीज जो है अगर हम लोग देखें तो पहली चीज जो आपके यहां पर आती है, डेविस जलसंधि, ग्रीनलैंड जलसंधि, आइसलैंड जलसंधि, डेनमार्क जलसंधि, ये है ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का ही भाग है, ये डेनमार्क का ही भाग होता है ग्रीनलैंड। तो यहां पर जो आपकी जलसंधि इसको अलग करती है आइसलैंड को, तो एक जलसंधि यहां है, ये जलसंधि, और एक जलसंधि जो है आपकी ये है, ये जलसंधि। तो ये जो है आपके जो जलसंधि है इसको क्या कहा जाता है? ये है डेविस जलसंधि, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि अगर कहा जाए तो वो क्या है? डेविस जलसंधि, जो कि ग्रीनलैंड को उत्तरी अमेरिका से या फिर ग्रीनलैंड को जो है आपके एक तरह से कनाडा से अलग करती है। और ये है डेनमार्क जलसंधि, डेनमार्क जलसंधि जो डेनमार्क को आइसलैंड से जो है आपके आइसलैंड से अलग कर रही है। तो आइसलैंड और डेनमार्क अलग हो रहे हैं किसकी वजह से? डेनमार्क जलसंधि से। तो डेनमार्क जलसंधि इसको अलग कर रही है।
तो ये जो है आपके एक तरह से अब देखिए ग्रीनलैंड और आइसलैंड जैसे ये कह रहा है, तो ये जो जल संधि है, अगर कहता ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका का ये कनाडा का पार्ट है, कनाडा अगर कहता तब तो ये क्लियर हो जाता कि डेविस आंसर है, लेकिन कह रहा है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में ये जो जल का भाग होता है इसे डेनमार्क जल संधि के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ग्रीनलैंड इसका हिस्सा है, और क्योंकि ग्रीनलैंड जो है मेन जो है आपके लैंड है जो कि डेनमार्क का ही हिस्सा है, इसलिए इसी जल संधि को डेनमार्क के साथ साथ ग्रीनलैंड जल संधि भी कहते हैं। तो डेनमार्क जल संधि या ग्रीनलैंड जल संधि दोनों एक ही है। डेनमार्क क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डेनमार्क यहां पर देश है, इसका यह द्वीप है, तो इसलिए डेनमार्क ही है ये। तो डेनमार्क देश आप ये मान सकते हैं क्योंकि ये डेनमार्क यहां है यूरोप में, लेकिन इसका क्योंकि द्वीप है ये ग्रीनलैंड, तो इसलिए इसको डेनमार्क भी कहा जाता है। ग्रीनलैंड के ब्रैकेट में डेनमार्क इसीलिए लिखा रहता है, इसलिए इसको डेनमार्क जल संधि कहा, जो कि डेनमार्क ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करता है। और क्योंकि ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड को भी अलग कर रहा है, तो ग्रीनलैंड के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको ग्रीनलैंड जल संधि भी कहते हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों जल संधि इसको कहेंगे। तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य अगर हम कह रहे हैं तो फिर आपके दोनों आंसर सही हैं, ए और डी दोनों सही हैं। तो इसलिए एक ऑप्शन आपको हटाना पड़ेगा, ये मानकर चलिए अब क्वेश्चन में जो है ये गलती ही मान लें, क्योंकि मेनली जो है डेनमार्क जल संधि इसको कहा जाता है, लेकिन क्योंकि ग्रीनलैंड अलग होता है आइसलैंड से, तो इसलिए इसी डेनमार्क को ग्रीनलैंड भी कहते हैं। तो दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं आ सकता, और या फिर इधर वाला अगर होता तो ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करने वाला, तो ये डेविस जल संधि जो कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि होने की वजह से ये कई बार पूछ भी चुका है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, जो डेविस है। तो अभी फिलहाल आप आंसर ए और डी में से कोई भी आंसर मान सकते हैं, और अगर विश्व की जब सबसे चौड़ी जल संधि कहा जाएगा तब आंसर बी हो जाएगा, डेविस। तो अभी फिलहाल एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन में करेक्शन है, ऑप्शन को हमें बदलना पड़ेगा, या फिर दो ऑप्शन आप ये मान करके चलिए। 52 है, देखिए एंटार्क्टिका से दूरी के आधार पर सही क्रम है, कम दूरी से अधिक दूरी के क्रम देखना है एंटार्क्टिका से। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ब्राजील। पहले देशों को हम डिफाइन कर लें। ब्राजील ये है, ऑस्ट्रेलिया ये है, न्यूजीलैंड जो है वो ये है, और दक्षिण अफ्रीका ये है, साउथ अफ्रीका। तो ये कह रहा है कि एंटार्क्टिका से दूरी के आधार पर सही क्रम है, कम से अधिक दूरी। तो सबसे कम नियरेस्ट डिस्टेंस जो है आप देखेंगे तो ये आपके ये रहता है, ये है आप देखेंगे सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस जो है आपके, क्योंकि अंटार्कटिका ये पूरा है, ये पूरा अंटार्कटिका है, तो सबसे करीब जो है वो न्यूजीलैंड है। अभी सब क्वेश्चन देखिए, जब तक आपको माइंड में क्लियर नहीं होगा डायग्राम, फिर उससे नजदीक, उसके बाद उससे दूर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, उससे ज्यादा दूर फिर जो है आपके ये है दक्षिण अफ्रीका, और फिर सबसे ज्यादा दूर जो है आपके एक तरह से ये हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे तो ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूर हो जाएगा ब्राजील। तो सबसे नियरेस्ट आप न्यूजीलैंड कह सकते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर दक्षिण अफ्रीका और तब ब्राजील। तो इसी क्रम में देख लीजिए, कम से अधिक दूरी का क्रम लगाना है, कम से अधिक दूरी का क्रम लगाना है, तो इसलिए कम में पहले न्यूजीलैंड आना चाहिए, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। तो सी वाला ये ऑप्शन हो जाएगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील, जो कि अंटार्कटिका से दूरी के आधार पर आपको क्रम बताना था कि सही क्रम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गर्तें दी हुई हैं, डॉल्फिन गर्त है, स्वायर गर्त है, ड्यूगो गार्सिया है, चैलेंजर उभार है। डॉल्फिन गर्त आप जानते हैं जो है
डॉल्फिन गर्त आपके यहाँ पे पाई जाती है, डॉल्फिन है। स्वायर गर्त जो है आपके प्रशांत में है, स्वायर गर्त। डॉल्फिन आपकी ये है। फिर दक्षिण में ही यहां पर है आपके चैलेंजर उभार, चैलेंजर राइज। चैलेंजर अगर हम कटक कहते, रिच कहते, तो फिर वो प्रशांत महासागर में यहां हो जाती। चैलेंजर कटक नहीं कह रहा, उभार कह रहा है। तो यहां पे आपको पता है कि जो ये पोर्शन है, ये उभरा हुआ पूरा पार्ट, यही चैलेंजर उभार के नाम से जाना जाता है। और ड्यूगो गार्सिया जो है वो हिंद महासागर में यहाँ पे पाई जाने वाला यह है गर्त है। तो ये ड्यूगो गार्सिया है। ये हो गया। तो इसलिए अगर आप देखें तो डॉल्फिन गर्त उत्तरी अटलांटिक महासागर, चैलेंजर उभार दक्षिण अटलांटिक महासागर, स्वायर प्रशांत महासागर और ड्यूगो गार्सिया हिंद महासागर। अब इसी को देख लीजिए कौन कौन कहां फिट होगा। तो डॉल्फिन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, स्वायर गर्त प्रशांत में है, चैलेंजर उभार दक्षिण अटलांटिक महासागर, ड्यूगो गार्सिया हिंद महासागर में। यही चीज आपको बताई गई। तो A4B2 ये CD है, C1 D3, तो ये वाला हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। A4B2 C1 और D3, तो डी वाला इसका ऑप्शन है। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है जिब्राल्टर, बॉस्फोरस, बेरिंग और बब अल मंडेब। ये सब जलसंधियां हैं जो कि एक तरह से एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से अलग करती है। तो डायग्राम में समझें, जिब्राल्टर जलसंधि ये है, ये किसको अलग कर रही है, यूरोप का भाग है और अफ्रीका है, ये जिब्राल्टर हो गया। तो जिब्राल्टर जो है वो किसको अलग कर रही है, ये यूरोप को अफ्रीका से। ठीक है, ये है बब अल मंडेब जलसंधि, बब अल मंडेब, जो अफ्रीका को एशिया से अलग कर रही है। अफ्रीका एशिया अलग हो रहा है। फिर यहां पे बॉस्फोरस जलसंधि, ये है बॉस्फोरस, बॉस्फोरस जलसंधि जिसके ऊपर यूरोप और नीचे जो है आपके एशिया का हिस्सा है। तो यूरोप और एशिया का हिस्सा अलग अलग है, तो यूरोप और एशिया है जो यहां पे पाया जाता है, बॉस्फोरस जलसंधि। और एक कौन सी थी, बेरिंग, बेरिंग जलसंधि ये है, बेरिंग सागर में, ये यहां पे देख सकते हैं, ये है बेरिंग। तो बेरिंग जलसंधि किसको अलग कर रही है, एशिया के रूस को उत्तरी अमेरिका के अलास्का से। तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया अलग हो रहा है, तो दो दो महाद्वीपों को अलग कर रही है। जिब्राल्टर किसको कर रहा है, यूरोप और अफ्रीका को। बब अल मंडेब जलसंधि किसको कर रही है, अफ्रीका और एशिया को। बॉस्फोरस किसको कर रही है, यूरोप और एशिया को। और जो बेरिंग है वो किसको अलग कर रही है, उत्तरी अमेरिका और एशिया को। अब इसे लगा लेते हैं। तो जिब्राल्टर किसको कर रही थी, यूरोप और अफ्रीका को, यूरोप और अफ्रीका। ये बॉस्फोरस यूरोप और एशिया को, ये बेरिंग है एशियाई रूस को उत्तरी अमेरिका से, अलास्का से। अब बब अल मंडेब जलसंधि जो है एशिया को अफ्रीका से, तो एशिया अफ्रीका अलग हो जाते हैं। तो A4B3C2D1, A4B3C2D1, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, A4B3C2D1, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन है 54। नेक्स्ट देखिए, फियोर्ड तट सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं।
फ्योर्ड तट हमने बताया था आपको। फ्योर्ड तट क्या होते थे? पर्वतीय क्षेत्र की ढालों से उतर करके जब समुद्र मिलता था तो किसी पर्वतीय क्षेत्र की ढाल, जैसे मान लीजिए किसी तटीय क्षेत्र में पर्वत है और इन पर्वतों की ढालों से अगर मान लीजिए हिम यहाँ पर जमी है और ये हिम जो है आपके इस तटीय क्षेत्र में आ रही है समुद्र तक, तो ऐसे तटों को, हिमाच्छादित तटीय क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? फ्योर्ड कोस्ट। जिसको फ्योर्ड कोस्ट या फ्योर्ड तट के नाम से जाना था। और विश्व की सबसे बड़े फ्योर्ड तट कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्वे के तटीय क्षेत्र में। तो नॉर्वे के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ जगह पे फिनलैंड में भी पाए जाते हैं लेकिन कम मात्रा में पाए जाते हैं। आइसलैंड में भी पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। चिली में भी पाए जाते हैं, यहाँ पर भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ्योर्ड तट जो विश्व का मिलता है वो कहाँ मिलता है? नॉर्वे। इसलिए सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, नॉर्वे के तट पर फ्योर्ड तट। 56 से देखिए कौन कौन किसको किसको अलग कर रहा है। सू नहर है, कील नहर है, स्वेज नहर है और पनामा नहर है। अब इसे जो है पहले देख लें। सू नहर हमने आपको बताया था, यहां पर ये जोड़ती है सुपीरियर झील को ह्यूरॉन से। तो सू नहर ये आपकी सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ने वाली। पनामा नहर पनामा देश में पाई जाती है। तो ये पनामा है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन अलग होते हैं, ये हो जाती है। स्वेज नहर ये है आपका। स्वेज नहर जो है आपके पाई जाती है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से, रेड सी को जो है आपके एक तरह से मेडिटेरेनियन सी से जोड़ रही है। और यहां है कील नहर। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर जोड़ते हैं। तो ये नहरें हो जाती हैं इंपॉर्टेंट, और इसी को जो है आपके यहां पर डिफाइन किया गया है। तो जैसे सू नहर किसको जोड़ रही है? सुपीरियर को ह्यूरॉन झील से। कील नहर जोड़ रही है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। स्वेज नहर जोड़ रही है लाल सागर को भूमध्य सागर से। और पनामा नहर जोड़ रही है प्रशांत महासागर को अंध महासागर से। तो अगर पोजीशन आपकी क्लियर है तो जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये देख लीजिए, सू नहर है सुपीरियर झील को ह्यूरॉन से, पनामा देश में पनामा नहर है जो अटलांटिक को प्रशांत से, स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रही है, और यहाँ कील नहर है जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ रही है। तो ये जो है आपके इसका आंसर हो जाता है। तो A2B1C4D3, A2B1C4D3, A2B1C4D3 ये है ऑप्शन। तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा। तो ये इसका ए आंसर है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पर आते हैं वो जाते हैं कथन कारण वाले। ये सिर्फ सिविल में आपके क्वेश्चन आते हैं, और सिविल में क्वेश्चन आते हैं और इसको कैसे किया जाता है इसको समझ लीजिए। और पहले टेस्ट में भी हमने कुछ आपको करवाया था, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर पकड़ आपकी मजबूत है तो आसानी से आप निकाल लेंगे। देखिए कैसे, एक होता है कथन एसर्शन ए, और एक होता है कारण रीजन। एसर्शन मतलब क्या होता है? कथन, एक कथन कहा जाएगा और एक रीजन कारण बताया जाएगा। पहला आंसर अगर ये ए में दिया जाएगा, ये ए ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है और डी क्या है, ये देख लें। अगर दोनों सही हैं तो आंसर ए या बी होगा, सी डी नहीं होंगे। क्योंकि सी क्या कहता है? सी कहता है कि पहला कथन सही है, ए सही है, आर गलत है। डी क्या कहता है? पहला गलत है, एसर्शन गलत है, रीजन सही है। दो स्टेटमेंट आपको चेक करने हैं। ये हो गया। अब ए बी, अगर दोनों सही हैं तो आंसर ए भी हो सकता है, बी। तो दोनों सही हैं
और ए की सही व्याख्या, सही रीजन नीचे दिया जा रहा है, जो कथन दिया गया है उस कथन का सही रीजन अगर दिया जा रहा है तो ए आंसर हो जाएगा। और अगर ए और आर स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये कथन का इससे कोई लेना देना नहीं है या ये इसका रीजन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फिर बी आंसर हो जाएगा। तो यही चीज हम लोगों को चेक करना होता है। तो पहली चीज क्या चेक करेंगे? पहली चीज आप चेक करेंगे कि आंसर पहले असर्शन सही है या नहीं है जो बोल रहा है। तो असर्शन अगर सही है तो दूसरे पर आएंगे, क्योंकि आंसर तब ए बी सी हो सकता है, डी नहीं होगा, क्योंकि असर्शन जब गलत होगा तभी डी आंसर होगा। और अगर असर्शन गलत है तो दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आर सही होगा ही होगा, अपने आप डी ऑप्शन लगा दीजिए। तो अब देखिए जैसे 57 है, कथन है पीले सागर को पीला सागर हुआंग हो नदी के कारण कहते हैं। तो आपने कुछ पढ़ा था कि हुआंग हो नदी जो है ये आपके जाती है और ये जा करके यहां पर गिरती है चीन में। और हमने आपको बताया था हुआंग हो नदी को क्या कहा जाता था? चीन का शोक, सोरो ऑफ चाइना। क्यों? अत्यधिक बाढ़ आती थी यहाँ पे, और चीन में पीले रंग की मृदा है, गहरे पीले रंग की लोएस मृदा, और ये लोएस मृदा को बहा करके ले आती थी, और जिसकी वजह से जहां गिरती थी ये पूरे सागर का रंग पीला हो जाता है। इसीलिए हुआंग हो नदी के कारण पीला सागर इसको कहा जाता है। तो कथन बिल्कुल सही कह रहा है। इसके मतलब क्या है कि आपका ए जो है बिल्कुल सही है। अब दूसरे को देखें, ये नदी लोएस मृदा के पीले कणों को बहा लाती है और पीले सागर में छोड़ती है। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो जब ये दोनों ही सही हैं तो इसके मतलब आंसर अब या तो ए होगा या बी होगा। अब ये इसका कथन है या नहीं, मतलब इसका कथन का कारण है कि नहीं है, ये आपको देखना है। तो कैसे हम देखेंगे? बहुत आसानी से, बहुत इजीली। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा, जैसे ए ऑप्शन हमने लिया, हमने कहा बारिश हो रही है, हो रही है, सही है। बी, हम स्टेशन नहीं जा पाए, ये भी सही है। दो स्टेटमेंट है, बारिश हो रही है, हम स्टेशन नहीं जा पाए। तो क्या जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है? कैसे व्याख्या है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? बीच में दोनों सेंटेंस को मिला दीजिए और बीच में क्योंकि लगा दीजिए। तो क्योंकि लगा करके अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा एक सेंटेंस कंपाउंड बना लीजिए। अगर सेंटेंस सही है तो इसका मतलब क्या है? व्याख्या हो रही है। सबसे इजीएस्ट मेथड आपको बता रहे हैं, क्योंकि बीच में लगाइए और दोनों सेंटेंस को एक कर दी, कंपाउंड सेंटेंस बना लीजिए, दो सेंटेंस को मिला दीजिए क्योंकि करके। और अगर सेंटेंस सही है तो फिर आसानी से इजीली आप जो है उसे ए मार्क कर दीजिए। अगर क्योंकि लगा के सही नहीं आ रहा है तो फिर आप उसे बी मार्क कर दीजिए, क्योंकि दोनों सेंटेंस सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। तो पहला हमने क्या कहा? बारिश हो रही है। दूसरा हमने कहा हम स्टेशन नहीं जा पाए। तो अब हम क्योंकि लगा के बीच में पढ़े, बारिश हो रही है क्योंकि हम स्टेशन नहीं जा पाए। क्या सही है? बारिश होने का कारण क्या है? क्या स्टेशन हम नहीं जा पाए? क्या है ऐसा? नहीं, बल्कि अगर बी ए की जगह होता, ए बी की जगह होता। अगर हम इस सेंटेंस को ऊपर रखते, अगर हम कहते कि स्टेशन हम नहीं जा पाए और दूसरा सेंटेंस होता बारिश हो रही है, तब जो है आपके कथन कारण जो है जो कारण है वो कथन को सेटिस्फाई करता। अब क्योंकि लगा के पढ़ें, हम स्टेशन नहीं जा पाए क्योंकि बारिश हो रही है। अब रीजन सही आ गया। तो ऐसे आपको लगाना है, आपको देखना है। तो अगर स्टेटमेंट दोनों सही है तो आंसर ए या बी होगा, और अगर कारण है, कारण कैसे देखेंगे? क्योंकि लगा के। तो अब यहां पे देख लीजिए, जैसे कह रहा है पीले सागर को पीला सागर हुआंगहो नदी के कारण कहते हैं। हुआंगहो नदी के कारण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नदी लुईस मृदा के पीले कणों को बहा लाती है और पीले सागर में छोड़ती है, जिसकी वजह से पीला रंग हो जाता है। यही तो कारण है। पीले सागर को पीला सागर हुआंगहो नदी के कारण क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हुआंगहो नदी ही लोएस मृदा के कणों को ला रही है और ला करके पीले सागर में छोड़ रही। क्योंकि लगा के पढ़ लीजिए। तो पीले सागर को पीला सागर हुआंगहो नदी के कारण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि
ये नदी लोहित मृदा के पीले कणों को जो है बहा करके पीले सागर में छोड़ती है। यही रीजन भी है, सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 57 का ए। तो 57 का ए आपका आंसर होगा। अब देखिए 58 पे आ रहा है। 58 इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा है। अब पहले ही कथन गलत हो गया। जब पहला कथन गलत हो गया तो दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं, सही होगा और डी आंसर होगा। पहला अगर गलत है तो डी आंसर होना है, क्योंकि डी हमने क्या माना था, ए गलत आर सही। अगर ए गलत है तो आर सही होना ही होना है, दोनों गलत कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या था, बोर्नियो, कालीमंटन जिसका नाम था। तो बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप था, ना कि सुमात्रा था। तो बोर्नियो के बाद सुमात्रा आता था। तो इसलिए इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा है। ये स्टेटमेंट ही गलत है। जब पहला स्टेटमेंट गलत है इसके मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इसका आंसर क्या हो गया 58 का डी। तो ये 58 डी जो है ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, जैसे कह रहा है कथन, न्यूजीलैंड की खोज कुक ने की थी। सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, न्यूजीलैंड की खोज कुक ने की थी। न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों को कुक जल संधि अलग करती है। बिल्कुल, कुक जल संधि अलग करती है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब क्योंकि लगा के पढ़ें, क्योंकि आंसर या ए होगा या बी होगा। तो न्यूजीलैंड की खोज कुक ने की थी क्योंकि न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिण द्वीपों को कुक जल संधि अलग करती है। तो न्यूजीलैंड की खोज कुक ने की थी, क्या उसका कारण है ये कि उत्तरी और दक्षिण द्वीपों को कुक जल संधि अलग करती है? नहीं। अगर हम ए को आर की जगह और आर को ए की जगह रख के पढ़ें तब व्याख्या होगी। क्योंकि इस स्टेटमेंट न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीपों और दक्षिण द्वीपों को कुक जल संधि अलग करती। कुक जल संधि क्यों नाम पड़ा? क्योंकि न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? कुक ने, और कुक के वजह से इसको कुक जल संधि कहा गया था। कुक ने क्योंकि खोज की थी। तो अगर आर ए की जगह होता, ए आर की जगह होता, तब व्याख्या हो जाती क्योंकि लगाने पर। अभी व्याख्या नहीं हो रही है। न्यूजीलैंड की खोज कुक ने की थी। क्या कुक ने क्यों की थी? क्योंकि न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिण द्वीपों को कुक जल संधि अलग करती, इसलिए की थी। तो खोज तो इसलिए नहीं की थी। लेकिन अगर हम ये कहें कि न्यूजीलैंड के उत्तरी, अगर ये ऊपर और ये नीचे होता, न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिण द्वीपों को कुक जल संधि अलग करती है, तो उस जल संधि का नाम कुक क्यों पड़ा? कुक जल संधि क्यों अलग करती? क्योंकि न्यूजीलैंड की खोज कुक ने की थी, इसीलिए उसका नाम कुक पड़ा है। तो तब स्टेटमेंट सही होता है। तो दोनों सही तो है, लेकिन अभी व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो 59 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 60 पे, जिस समय पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण होता है उस समय चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण होता है। क्या ये सही है स्टेटमेंट? जिस समय पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण कब होता था? सूर्य है, चंद्रमा बीच में आ जाता था, पृथ्वी के जो अर्थ है इसकी सतह पर इसकी छाया पड़ने लगती थी, और जिसकी वजह से जो है आपके यहां पर सूर्य ग्रहण होता था। तो प्रश्न क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है? जिस समय पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण होता है। अब ये सूर्य ग्रहण की बात है। अब हम चंद्र ग्रहण पे आए। सूर्य ये है, पृथ्वी ये है और चंद्रमा ये है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है तो चंद्रमा के दिन वाले भाग पर चंद्रमा के दिन वाले भाग पर अंधेरा हो जाता है। तो यहां पृथ्वी से जब हम लोग चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा वाला भाग दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग कहते हैं रात्रि के समय जब हम चंद्रमा देख रहे हैं तो चंद्र ग्रहण हो गया। लेकिन उसी कंडीशन में जब पृथ्वी की छाया पड़ने लगी
जो दिन वाला भाग हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वहां अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के मतलब वहां पर चंद्रमा की सतह पर दिन के समय अंधेरा हो जाए, इसके मतलब कि चंद्रमा की सतह से जब हम सूर्य को देखेंगे तो सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बीच में कौन आ गया है? पृथ्वी। पृथ्वी ने सूर्य को ढक लिया है। तो ये सही कथन है कि जितनी देर पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण चलता है, उतनी देर जितनी देर पृथ्वी से चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी की छाया पड़ रही है चंद्रमा पर और चंद्रमा नहीं चमक रहा है, उसी तरह से चंद्रमा की सतह से देखने पर सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी बीच में आ गई है। तो जितनी देर पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण चलता है, उतनी देर चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण चलता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर है, इस समय वियुति की अवस्था होती है। वियुति किसको कहा गया था? अपोजिट सिज़िकी, वियुति। युति किसको कहा गया था? कंजंक्शन सिज़िकी, संयुक्त सिज़िकी। तो विपरीत सिज़िकी की अवस्था होती है। इस समय सूर्य इधर और पृथ्वी इधर होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के इधर होने की वजह से ही तो चंद्र ग्रहण हो रहा था। वियुति की कंडीशन तो थी, तो इस समय वियुति की कंडीशन होती है। ये भी तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब व्याख्या हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि लगा के पढ़े। तो जिस समय पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण होता है, उस समय पृथ्वी सूर्य पर चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण क्यों हो रहा है? क्योंकि युति की कंडीशन है, अर्थ के एक ओर चंद्रमा एक ओर पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा नहीं दिख रहा है, चंद्रमा से देखने पर सूर्य नहीं दिख रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी बीच में आ गई, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने, वियुति की कंडीशन है, तो वियुति के कारण ही तो हो रहा है ये। तो इस वजह से ये कथन सही है और इसकी सही व्याख्या ये है। तो क्योंकि लगा के जब आप पढ़ेंगे कि जिस समय पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण होता है, उस समय चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इस समय वियुति की अवस्था होती है, अपोजिट सिज़िकी की अवस्था होती है। तो सही है स्टेटमेंट, इसलिए व्याख्या भी हो रही है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये ए आंसर है जो कि आपका होता है।